तो जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्रिएटियंस एंड यार थंबनेल देख के वैसे काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया सिर्फ आपको न्यूज़पेपर रीड नहीं करना होता है, आपको उसको अप्लाई भी करना सीखना होगा। कैसे करेंगे? देखो यार, अगर कभी भी आपने यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे हो, भले ही वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या फिर सीएससी हो, ठीक है, आपको द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। वो सिर्फ आप भले ही रिटन का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर एसएसबी की बात कर रहे हो या फिर इंटरव्यू की बात कर रहे हो। क्योंकि भैया अगर आप इसी बार का पेपर उठा के देखो तो एनडीए 125 के एग्जामिनेशन में ही आपको वोकैब सारी की सारी द हिंदू की पीडीएफ से देखने को मिलेगी, जो टेलीग्राम पे पहले ही अपलोडेड थी। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, सो आपको उसमें काफी कुछ प्रूफ जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी, है ना। हालांकि वो पिछले मतलब दो बैचेस से हो रहा है, तो एज सच में उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन इस बार बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो एडिटोरियल्स होते हैं, वो आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन उस एडिटोरियल के पॉइंट को आप अपने फेवर में कैसे यूज करोगे, कहाँ से आपको पॉइंट उठाने होते हैं, कैसे पॉइंट उठाने होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, इससे रिलेटेड मैंने क्या सोचा था कि पहले मैंने पीपीटी बना रखी थी जिसमें मैंने एक एक पॉइंट दिया था कि यार आपको यहाँ से पॉइंट उठाने होते हैं, ऐसे करके वैसे करके। लेकिन मेरे को वो उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी नहीं, इसलिए मैंने इस पीपीटी को दोबारा से रिक्रिएट किया, जिसमें मैं पूरा का पूरा आर्टिकल खुद आपको बताऊंगा कि भैया आपको कहाँ से पॉइंट उठाने हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ये बेहतरीन आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये वैसे 18 अप्रैल का आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे दो आर्टिकल उठाए गए थे, ठीक है। दोनों आर्टिकल आपसे वहाँ से देखने को मिलेंगे और दोनों आर्टिकल्स को कहाँ से पॉइंट उठाने हैं वो बताऊंगा, ठीक है। पहला आर्टिकल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया इन्वायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है मस्ट रोल बैक ऑर्डर ऑन डीसल्फराइजिंग कोल कोल प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? डीसल्फराइजिंग, ठीक है, कोल प्लांट्स की बात की गई है, ओके। बोला कहाँ से गया? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया। कुछ कुछ मतलब बातें बोली गई हैं, बट एग्जैक्ट हमको समझ में नहीं आया। जब हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एज अ बिगिनर मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया, ओके, नो इशूज। अगर आप आर्टिकल देखोगे तो भैया ये आपको एडिटोरियल की जो नीचे वाला पेज होता है ना, उसके वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंशन है कि हाउ कैन V2G टेक्नोलॉजी हेल्प इंडियाज पावर सेक्टर। अब यहाँ पे V2G टेक्नोलॉजी मतलब, अगर देखो कोई न्यू बंदा है, जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ यार, मेरे को नहीं पता V2G टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। बस मेरे को इतना समझ में आया कि कोई टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं इंडिया के पावर सेक्टर को कुछ ना कुछ हेल्प करने की बात की जा रही है, ओके भैया। अब यार इनसे पॉइंट कैसे निकालने हैं और कहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई देगी और कहाँ से हम इनको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे आप इन चीजों को रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाली स्लाइड में। देखो, आपको पता होगा भी एनर्जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। एनर्जी आज के टाइम पे इतना बड़ा सोर्स बन चुका है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि हर कंट्री कहीं ना कहीं एनर्जी और जो मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट में पड़ी हुई है, ठीक है। और सिर्फ इसलिए भी क्योंकि जो आप एनर्जी का प्रोडक्शन करोगे, उनको क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी एग्जांपल देता जाऊंगा तो आप समझते जाओगे ना। अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अपना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा एनर्जी के दो सोर्सेस होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि भैया रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका सन हो गया, वाइंड हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए। यहाँ से क्या कर सकते हो भैया, जिस भी मटेरियल का आप यूज कर रहे हो वो दोबारा से आपके पास आ जाएगा। जैसे वाइंड एनर्जी की बात करें तो वाइंड से जो आप टरबाइन घुमाते हो, वो वाइंड भैया जो निकली, जिसने टरबाइन घुमाया, वो आगे जाके आपको दोबारा से हवा वहीं की वहीं देखने को मिलेगी। सूर्य की रोशनी आप देख रहे हो तो सूर्य क्योंकि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस वजह से हम इसको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मानते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि फ्यूजन और फिजन की प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। वहीं पे आप हाइड्रो पावर प्लांट देखते हो तो कहीं ना कहीं वाटर का यूज करते हैं हम टू रोटेट द टरबाइन, है ना। उससे फिर हम हीट वगैरह जनरेट करते हैं, वो सारी बातें आपको पता है। तो भैया जब हम हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस पानी का हम यूज करते हैं वो आपस में वो वाटर हमको दोबारा से देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे ही आपको बायोमास देखने को मिलती है, इसी तरीके से आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है, ओके भैया। वहीं पे अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो ऐसे ही सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल, बेसिकली जिसमें हम सारी चीजें कवर कर लेते हैं। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी। नो डाउट न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम नॉन रिन्यूएबल के सोर्सेस में रखते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे पास यूरेनियम खत्म, उस दिन भैया ये चीजें खत्म। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जांपल लग गया होगा कि भैया क्रिटिकल मिनरल्स का जो अभी जस्ट मैं बोल रहा था, तो भैया वो क्रिटिकल मिनरल्स का कैसे यूज होगा। जैसे यूरेनियम है आपके पास, अगर यूरेनियम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप भैया न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भूल जाओ, है ना। अगर आपके पास लिथियम नहीं है तो आप लिथियम की बैटरीज को भूल जाओ। लिथियम की बैटरीज को अगर भूल जाओगे तो भैया ईवी जो भी आप अभी तक बोल रहे हो ना कि ईवी बैटरीज वगैरह वगैरह,
वो भैया सारी चीज़ें भूल जाओ। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक जो आप व्हीकल्स की बात कर रहे हो, उसमें लगेगी तो बैटरी, बैटरी कहाँ से आएगी? लिथियम बैटरी आएगी, क्योंकि लेड एसिड की बैटरी तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। ओके भैया, पता है ना कि लिथियम की बैटरी अभी तक की सबसे पावरफुल बैटरीज में से एक है। ओके भैया, तो कहीं न कहीं आप समझ गए कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या चीज़ें हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अब भैया इन दोनों के साथ इश्यूज़ क्या आते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि हमेशा जब ये दोनों सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं, तब भी हम कहीं न कहीं सुनते रहते हैं कि भैया यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंडिया के खुद के अपने खुद उसने प्रोटोकॉल्स सेट कर रखे हैं, हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, सीओपी की हम हर साल मीटिंग कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो भैया आपको जीडी में यूज़ करने होते हैं। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट सारे यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप कैसे यूनिक निकल के आओगे? आपको कैसे जीटीयू अलग से आइडेंटिफाई करेगा? वो बातें देखेंगे अभी। आगे देखो, इनके अगर कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी की जो हमको ये प्रोवाइडेड है, उनकी अगर कुछ लिमिटेशंस की बात करें, जैसे अगर रिन्यूएबल सोर्सेस में बात करें, तो भैया ये इंटरमिटेंट सप्लाई होती है इनकी। जैसे सूर्य देवता है, तो भैया सूर्य देवता सिर्फ दिन में निकल सकते हैं। आप रात में सूर्य देवता से एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया। जो सोलर एनर्जी है वो हम रात को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो कि क्यों हमें अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? कई लोग बोलते हैं ना कि भैया हमको क्या कहते हैं कि हमारे पास सोलर एनर्जी तो है, हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आप देखो तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे भैया, अच्छा खासा हम इससे अमाउंट अभी जनरेट कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यार अराउंड 200 मेगावाट के अराउंड हम कुछ सोलर एनर्जी से लेते हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार डाटा एक बार देख लेना। ठीक है, बात की जाए विंड एनर्जी से भी हम काफी कुछ कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से भी हम काफी कुछ एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन आपको एक फैक्चुअल डाटा बताता हूँ भैया, इवन एज ऑफ नाउ हम इतने सारे सोर्सेज पे डिपेंड करने के बाद भी 50 to 60% जो हमारी एनर्जी है, वो अभी भी हम सिर्फ कोल पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि भैया कोल एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे है? सूर्य देवता गए, सोलर एनर्जी खत्म, हवा गई, वाइंड एनर्जी खत्म। हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज करने के लिए आपको वाटर का एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको डैम के पास रखना होता है। अब देखो, वाटर का जब आप डैम से कनेक्ट करते हो तो कहीं न कहीं आप पीछे के एस्पेक्ट भी समझ पा रहे होगे, क्योंकि देखो, आप कहीं पे अगर पूरे ऑल ओवर अर्थ में कहीं अगर आप वाटर का एक्युमुलेशन कर लोगे, तो भैया वो ग्रेविटी पे भी अफेक्ट करती है। ठीक है? वो सारे फैक्टर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता है। अगर मैं वो ही बताऊँगा तो वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। जो हम मेन मोटिव आज करने आए हैं, वो कहीं न कहीं भटक जाएँगे। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप मोटा-मोटा समझ गए कि हाँ यार भैया, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। मतलब इनकी इंटरमिटेड सप्लाई है। एक कंटीन्यूअस सप्लाई देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से अभी भी आप देखा जाए तो भैया कोल का हम यूज़ करते हैं, जहाँ से हमारी कोल से 50 to 60% की एनर्जी फुलफिल होती है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप देखो तो भैया रशिया तो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। हमारे पास सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं, अब तो हम शॉर्ट में भी बात कर रहे हैं ना, जो अभी हमने रिसेंटली एमओयूज़ वगैरह साइन किए विद द कंट्रीज टू डेवलप दी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल कर रखे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत भैया ये है कि भैया ये न्यूक्लियर पावर प्लांटेड होते हैं, तो भैया यहाँ पे कहीं न कहीं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस देखने को मिलती है। जस्ट अ सिंगल लीकेज कैन डिस्ट्रॉय द कंप्लीट एरिया। एक बहुत बड़ा इश्यू निकल के आता है। बिल्कुल सही बात है भैया। मतलब इस एनर्जी को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है? मेटल पे डिपेंडेंट है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही बात है भैया। तो कहीं न कहीं एक मोटा-मोटा आइडिया लगा कि हाँ यार, किसी न किसी एनर्जी पे भी हम जाएँ, हमारे पास कोई ना कोई दिक्कत तो देखने को मिलती है। अच्छा भैया, नॉन रिन्यूएबल की क्या दिक्कत है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के साथ दिक्कत ये है कि भैया ये क्योंकि सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, या फिर जो फाइनाइट सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं, जो कभी ना कभी एक ना एक दिन आने वाले टाइम पे तो खत्म होंगे ही, और जिसका हम देख भी रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट हमको देखने को मिल भी जाता है धीमे-धीमे। ओके भैया, मतलब समझ गया कि हाँ यार, क्या-क्या इश्यूज़ हैं और कितने टाइप ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब आते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया था। ठीक है। ये आपको पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पे भैया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बोलती है कि भैया यहाँ पे जो डीसल्फ्राइजिंग है, जो कोल प्लांट्स हैं, उस पे भैया रोल बैक करना चाहिए। अब भैया क्या कहना चाह रहा है? रोल बैक करना चाहिए, क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कोल प्लांट होते क्या हैं। ठीक है, कोल प्लांट जैसे कि अभी मैंने बताया कि भैया नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कोल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसमें 50 to 60% ऑल ओवर इंडिया की अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो फिलफिल है, मतलब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो अभी भी कोल के थ्रू होती हैं। एंड इस कोल को सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने इंडिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम इस कोल को काफी बाहर से भी बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है, बाहर के देशों से हम इसे इम्पोर्ट भी करते हैं टू जस्ट फुलफिल आर एनर्जी नीड्स। ओके भैया, तो इन कोल इस क्योंकि कोल तो देखो आपको रॉ मटेरियल में मिलेगा ना, उस कोल को रॉ मटेरियल के थ्रू यूज करते हुए एनर्जी में ट्रांसमिट करना, उसको हम बोलते हैं उन प्लांट्स में जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? कोल प्लांट्स बोलते हैं। ओके भैया, तो आपको ये देखने को मिलता है कोल प्लांट। अब आप समझ गए कि भैया कोल प्लांट क्या होता है। अब अभी क्या बोला है? अभी बोला भी अच्छा देखो, कोल प्लांट क्या होता है? जब भी कभी आप कोल प्लांट लगाते हो, तो कोल प्लांट लगाने के बाद दो आपको मेजर हार्मफुल गैसेस देखने को मिलती हैं, जो कि एनवायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करती हैं। पहला आपको देखने को मिलता है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा देखने को मिलता है SO2, दैट इज आपका
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एक देखने को मिलता है CO2, दूसरा देखने को मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों गैसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं फॉर दी एनवायरमेंट, ओके भैया, जो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को राइज करती हैं और एसिड रेन का कॉजेज होती हैं, ठीक है। CO2 आपका टेम्परेचर राइज करती है, जिस कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग मल्टीपल चीजें देखने को मिलती है। वहीं पे SO2 आपकी एसिड रेन और जो आपको स्किन केयर प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ओके भैया। अब बात करते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल में क्या बोला गया कि भैया जो आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो रोल बैक कर जाती है डीसल्फराइजिंग कोल प्लांट से मतलब आप अगर देखो तो भैया जैसा आपने ये कोल प्लांट का मैंने बताया ना कि सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये अब इस आर्टिकल में जो मेनली बात बताई गई थी वो बता रहा हूँ। सल्फर को भैया कम करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसको हम शॉर्ट में FGD बोलते हैं, ठीक है। FGD सल्फर को डीसल्फर करने के लिए, सल्फर को मतलब क्या होता है, इस जैसे ये आप देख रहे हो पावर प्लांट, इसके ऊपर काइंड ऑफ इक्विपमेंट लगाया जाएगा, काइंड ऑफ जाली में लगाई जाएगी, काइंड ऑफ सीव लगाई जाएगी, जो कहीं ना कहीं इस धुएं से SO2 को पास आउट नहीं होने देगी। उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जिसको शॉर्ट में FGD बोलते हैं। अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया, बोला ये गया क्योंकि भैया हमें इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने भी रिसेंटली ये बोला है कि भैया हमें सारे के सारे कोल प्लांट पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोला गया इस आर्टिकल में कि भैया अगर देखोगे तो आपको सारे के सारे जो आपको देखने को मिलेंगे कोल पे प्लांट, उसमें भैया 0.5 mm के जो होते हैं पार्टिकल्स, उससे भैया कम के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये डीसल्फराइजेशन की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इन पार्टिकुलर मैटर से अगर बड़ा साइज होता है तब जाके हार्मफुल करते हैं, तो आप वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल में जो बताया गया। अब हमको क्या यूज करना है, हमको भैया ये पॉइंट यूज करना है कि देखो अगर कभी भी SO2 बढ़ता है, जब हम ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक्स पे आएंगे, जब हम उनको बताएंगे कि भैया रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये होते हैं, क्यों हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्यों मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पॉइंट समझ पा रहे हो? जितने जितने बोल रहा हूँ वो सब आप पॉइंट रिलेट कर पा रहे हो। ये सारे भैया वही पॉइंट्स जो आपको कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करते हैं विद द अदर्स। जैसे कोई बोलेगा "ओए भैया ये न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा रिलायबल है", लेकिन आप बताओगे कि यार उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब दूसरा कोई बोलेगा कि भैया आज के टाइम पे क्रिटिकल मेटल्स की लड़ाई है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया लिथियम की आप देख रहे हो, अगर आपके पास आपको अगर न्यू इरा में लेके जाना है, आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, अपने नेट जीरो इमिशंस को अगर आपको टारगेट फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं आपको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर सोर्सेस ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं हम बैटरीज में स्टोर करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि भैया बैटरीज को बनाने के लिए हमें लिथियम चाहिए, और लिथियम एक क्रिटिकल मेटल है, और क्रिटिकल मेटल की जिसके पास वो रहेगी, पावर रहेगी, वो भैया कंट्री अपने आप आगे बढ़ेगा। जैसे कि यूएसए अभी ग्रीनलैंड को क्यों हटाना चाहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेट। अब देख रहे हो एक ही पॉइंट से कितने सारे मैंने पॉइंट्स रिलेट कर दिए। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट द पॉइंट्स, ठीक है। अभी तो सुनते जाओ। एक मिल गया पॉइंट के भैया, एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट जो कभी कोई नहीं बोलने वाला आपकी जीडी में, आई कैन गारंटी डेट, ठीक है, कि भैया FGD का ये पॉइंट कोई नहीं बोलेगा कि भैया फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन करके भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि SO2 को इंडिया में कम करने के लिए, क्योंकि एसिड रेन का भी धीमे धीमे जैसे ही आप जाओगे ना SSB देने, मई जून का टाइम आएगा, बारिश बढ़ेगी, एसिड रेन आएगा भैया, आपको देखने को मिलेगा। इस बार तो अल्नीनो का भी इफेक्ट लगा रखा था, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिलेगा और वैसे ही कोई GD टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से जब आपको पॉइंट पूछा जाएगा तो एक ही पॉइंट हो गया। अब भैया जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है तो क्या भैया CO2 को कम करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का देखा जाए तो SO2 का तो तब भी हम इतना नाम सुनते हैं, लेकिन CO2 का तो हम दिन भर नाम सुनते हैं। तो क्या भैया CO2 से रिलेटेड कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की गई क्या? बताता हूँ, अभी जस्ट बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि वो न्यू है भाई, ये आज से 2 साल पहले मैंने जब SSB दी थी तब मैंने भी इस पॉइंट का यूज किया था, एंड आई एम द ओनली वन जिसने ये पॉइंट का यूज किया था, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट यूज करने होते हैं, तब जाके आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हो इन द होल ग्रुप, ठीक है। बताता हूँ अभी CO2 से रिलेटेड बात करते हैं, SO2 से जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। क्या भैया, जो आपकी FGD देखने को मिलती है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोल प्लांट के एग्जॉस्ट गैसेस से सल्फर डाइऑक्साइड को निकालने का काम करता है। SO2 ज्यादा इमिशन करता है जब हाई सल्फर वाला कोल यूज करते हैं। जब हम हाई सल्फर वाला यूज करते हैं तब ये SO2 का यूज होता है, और SO2 को एग्जॉस्ट से निकाल के उसको एक अलग तरीके से, इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रोसेस लगती हैं, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ से देखने को मिलेगा। अच्छा, ये CSS का है, देखो जब आप ये सल्फर डाइऑक्साइड देखते हो तो भैया कहीं ना कहीं ये CO2 को एक सेपरेशन का काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, CO2 को बाकी के एग्जॉस्ट से अलग कर देगा। जब ये बाकी के एग्जॉस्ट से अलग कर देता है तो कहीं ना कहीं आपको SO2 का एक्युमुलेशन देखने को मिल जाता है। फिर वो अगर आपकी इंडस्ट्रियल पर्पज से किसी चीज के लिए यूज होना है तो वो उस तरीके से यूज हो जाता है, जहां जाके फिर भैया आपका जो एग्जॉस्ट था, मतलब जो कंप्लीट आपको धुआं देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं एसिड फ्री हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भैया SO2 जो है एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है फॉर दी एसिड रेन। ओके भैया, समझ गए। मतलब कहीं ना कहीं डीसल्फराइजेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हम एक वेपन हो गया हमारे पास GD के लिए यूज करने के लिए। ओके, दूसरा बात करते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड देखोगे तो आपको 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी, दैट इज कार्बन कैप्चर स्टोरेज, एंड दूसरी देखने को मिलेगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, ठीक है क्या दोनों के बोल सकते हैं कि आगे के एलू पहलू ही हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बहुत ज्यादा। देख कैसे,
CO2 जो आप CCS देखते हो, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, और मैंने अभी जस्ट रिसेंटली बताया कि भैया ये ऐसा नहीं है कि कोई न्यू चीज़ है, 2 साल पहले मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है? इस पॉइंट को मैं 2 साल पहले यूज़ कर चुका था इन द एसएसबी। बेसिकली है क्या, जब आप CCS की बात करते हो तो ये मेजरली 3 चीज़ों पे वर्क करती है। जैसे आप जब भी कभी देखते हो ना ये धुआँ वगैरह निकलता है तो एग्जॉस्ट पे ये काइंड ऑफ अ सीव लगाई जाएगी, जैसे कि हमारा उसमें लगा रहे थे हम पिछले वाले पॉइंट में, दैट इज़ हमारा था एफजीडी में लगा रहे थे, ऐसे हम CCS में लगाते हैं। जब हम एक काइंड ऑफ सीव लगाते हैं तो वो क्या करता है भैया, CO2 के जितना भी इमिशन होना था उसको अलग कर लेता है एग्जॉस्ट से, कंप्लीट जो आपको देखने को मिलेगा, जो भी एग्जॉस्ट हो रहा था उससे भी ये CO2 को अलग कर लेगा एंड उसको कैप्चर कर लेगा, जितना भी CO2 इमिशन था उसको कैप्चर कर लेगा। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है भैया, CO2 का कंप्लीट कैप्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका देखने को मिलता है आपको कंप्रेशन, जितनी भी CO2 गैस थी उसको भैया क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करने के बाद इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके भैया, मतलब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि भैया जितना भी CO2 है उसको कंप्रेस करते हुए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही बात है भैया। तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है स्टोरेज और यूटिलाइजेशन, जो मैंने बोला था ना CCU, वो बस आगे के एलू पहलू ही है। स्टोरेज करना है या तो यूटिलाइजेशन करना है, कैसे, अगर भैया वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का आप किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर यूटिलाइज कर सकते हो तो भैया आप वहाँ पे करने वाले हो, उसका यूज करने वाले हो। और वहीं पे अगर आप स्टोरेज, क्या होता है स्टोरेज भैया, ये अर्थ के अंदर जो डंप करना बोलते हैं ना, अर्थ में भैया CO2 को, अर्थ में CO2 को डंप कर देना, वो होता है स्टोरेज के तरीके से। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बन है और कार्बन जब अर्थ के अंदर जाता है तो आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो क्या पता हीटर निकल के आए, समझ पा रहे हो, इस वजह से। तो एक मोटा-मोटा ये लगा होगा कि यार हाँ यार, ग्लोबल वार्मिंग जो इतना हम करते रहते हैं उसके रिलेटेड हमारे पास 3 से 4 पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से आ गए, और अगर उनको हम लिंक जोड़ दें तो भैया हम पूरी जियोपॉलिटिकल जो भी चल रहा है चीज़ें, वो कहीं न कहीं हम इसी पॉइंट के अंदर समा सकते हैं, समझ पा रहे हो? और ये एक टाइम में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं आता भाई, ये प्रोसेस के साथ आता है, जब आप चीज़ों से रिलेट करते रहते हो। अभी आई नो कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा मन नहीं लगता न्यूज़पेपर पढ़ने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अ पीरियड ऑफ टाइम बाद आप भाई रियलाइज़ करोगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी खुद की हॉबी बन चुकी होगी। आपने अगर एक दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो पता नहीं आपको दिन अधूरा-अधूरा सा लगेगा, ठीक है? समझ पा रहे हो? देखो जैसे आज इसमें क्या लिखा गया था, CCU इज़ अ स्पेशल टेक्नोलॉजी लाइक द FGD बट इट इज़ यूज्ड फॉर द कैप्चरिंग CO2। जैसे CO2 को कैप्चर करने के लिए CES हमारे पास, वैसे ही FGD हमारे लिए किसके, SO2 के लिए। ओके भैया, तो एक ये पॉइंट समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो अभी मैंने बोला था V2G टेक्नोलॉजी, ये क्या है बेसिकली? इस टेक्नोलॉजी, अच्छा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि भैया अगर आप इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करोगे, मतलब CCS का करोगे और हमारे पास अगर FGD का करोगे, तो भैया जब हमारे पास ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं तो अभी भी हमको ग्लोबल वार्मिंग देखने को क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है क्योंकि भैया जो आपकी FGD है, दैट इज़ आपका सल्फर को जो डीसल्फराइजेशन की प्रोसेस में आपको जो FGD का यूज़ होता है, ये भैया एक आपको कॉस्टली पड़ती है, पहली चीज़। इसीलिए इसका यूज़ सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रही हैं और वो भी काफ़ी कम स्केल पे, ठीक है? दूसरी चीज़, इसको यूज़ करने के लिए आपको फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बोला था ना, कंप्रेस करने के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कहीं न कहीं उस प्रोसेस में आपको लिक्विड की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, वो भी फ्रेश वाटर, और जो हमारे पास वैसे ही कम देखने को मिल रहा है अभी एज़ ऑफ नाउ। इसीलिए कहीं न कहीं इन दोनों प्रोसेस का अभी तक हम यूज़ नहीं कर पाए हैं। हालाँकि बात की जाए तो जो FGD है, वो आपको इंडिया में कई जगह पे, कई कोल प्लांट्स पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन CS का अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत ही लोअर लेवल पे CCS का यूज़ देखने को मिलेगा। ओके भैया। अब एक और टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करना, मतलब जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ कि भैया हाउ कैन V2G टेक्नोलॉजी हेल्प इंडियाज़ पावर सेक्टर, ठीक है? V2G टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही बेहतरीन इमेज लगा रखी है ये 2, हालाँकि ये थे एक ही इमेज लेकिन यार इसको काट के लगाना पड़ा, ठीक है? सो देखो V2G टेक्नोलॉजी होती क्या है? इसका कंप्लीट आपको जो अगर फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, दैट इज़ व्हीकल टू ग्रिड। अब व्हीकल क्या होता है, ग्रिड क्या होता है? दोनों चीज़ें में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये व्हीकल की बात की गई है वो कोई नॉर्मल व्हीकल नहीं, इसमें EV की बात की गई, जो कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। और ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम आपको पता होगा कि भैया जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोल प्लांट हो गया या फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। उसने क्या किया भैया, उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड को अपने घर तक पहुंचाने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ों से गुजरना होता है। जैसे आपको सब स्टेशन से जाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर से, वायर्स से, और कहीं जाके तब जाके आपके घर में आएगा। बिल्कुल सही बात है भैया। तो इस कंप्लीट नेटवर्क जिसमें आपका, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और जहाँ पे आपने उसका कंज्यूम किया, उसके बीच में आने वाले जितने भी सोर्स ऑफ कंपोनेंट हैं, उन सभी को इकट्ठा मिलाते हुए हम बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है? तो वही सिस्टम बोला गया। यहाँ पे व्हीकल्स की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जो ग्रिड पैटर्न मैंने बताया कि सोर्स ऑफ जितने भी सोर्स हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और जहाँ पे कंज्यूम हुई, उन दोनों के बीच में जितने भी सोर्स लगे हुए हैं, उन सारे सोर्सेज का कॉम्बिनेशन को हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ओके भैया, ये भैया वही ग्रेड है जो आप देखते हो ना, नॉर्मल आप तार देखते रहते हो, वो भैया यही ग्रेड देखने को मिलता है। अच्छा, अब जैसे-जैसे गर्मी आ रही है तो आपको एक बहुत आराम से चीज़ पता होगी, 2-3 शब्द हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, दैट इज़ भैया कि बिजली की कटौती हो रही है। भैया यार बहुत गर्मी है, बिजली की कटौती हो रही है, सबने सुन रखा होगा, ऐसा भाई कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। दूसरी चीज़ आपको सुनने को मिलती है कि भैया वहाँ पे ट्रांसफार्मर फूक गया यार, बहुत गर्मी है, वो ट्रांसफार्मर झेल नहीं पाया, उस वजह से ट्रांसफार्मर वहाँ के फूक गया। एंड मोस्टली आपको ये कब देखने को मिलेगा? गर्मियों के टाइम पे देखने को मिलेगा। ओके।
ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप V2G टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो और वहाँ पे आपको सिर्फ रिन्यूएबल नहीं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप एनर्जी को बचा सकते हो। कैसे समझते हैं? ठीक है, हाँ लेट मी चेंज द पेन, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये विजिबल नहीं होगा। देखो, अब जैसे आप समझ गए कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रिड दोनों की बात हो गई। मैंने आपको बताया कि भैया बिजली कट जाती है या फिर बिजली के आपको ट्रांसफार्मर फूके हुए देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या बोलती है, इस टेक्नोलॉजी का समझना। इस टेक्नोलॉजी का कहना ये है कि भैया V2G टेक्नोलॉजी ये बोलती है, अलाउ करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टू सेंड पावर बैक टू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। बेसिकली देखो, ग्रिड पैटर्न थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम फिजिक्स से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप 12th पास है ना, क्योंकि आप एनडीए सीडीएस के लिए आगे जा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। जैसे ग्रिड पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो भैया हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें बहुत अच्छे से पता है। इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें भैया बहुत अच्छे से पता है, डेट इज कि आपको देखने को मिलेगा पहला चीज क्या, वोल्टेज, और दूसरी देखने को मिलती है क्या भैया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अगर आपने भैया मैच नहीं किया, जैसे हम सुनते हैं ना कि हमारे यहाँ कितनी आती है, तो हमारे यहाँ 220 आती है कि 110 आती है, 50 हर्ट्ज पे आती है कि 100 हर्ट्ज पे आती है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में आपको रिपीटेड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है ना कि एक फिक्स वोल्टेज और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ही हम चीज़ों को ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं हमारे इंडियन मार्केट में, वो कहीं न कहीं उसी ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए बनी हुई है, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी पे बनी हुई है। अब दिक्कत ये आती है कि भैया ग्रिड पैटर्न तभी तक आप उसको फ्रूटफुल बना सकते हो जब आप में उसमें इनपुट एज़ वेल एज़ आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सेम रखोगे। बिल्कुल सही बात है भैया। अब जो गर्मी में आप देखते हो ना ट्रांसफार्मर फूक गए या फिर जो फूक जाते हैं या फिर जो वायर आपको टूटती हुई देखने को मिलती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि गर्मियों में भैया कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं जो आपका बोल सकते हैं आउटपुट सोर्स था, आउटपुट सोर्स मतलब जहाँ से आप एनर्जी ले रहे थे, वो कहीं न कहीं बढ़ गई। लेकिन जो इनपुट सोर्स था, जहाँ से आप एनर्जी दे रहे थे, वो ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पावर स्टेशन को नहीं बताता ना कि एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहाँ से जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मिल रही थी और भैया यहाँ पे क्योंकि आपने आउटपुट बढ़ा दिया, तो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर पाती, जिसके कारण आपको ट्रांसफार्मर फूके हुए देखने को मिलते हैं। ओके भैया। अब आपको एक मोटा-मोटा आइडिया लगा होगा, हालाँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल आपको पता हो तो भैया फेज़ डिफरेंस का होता है। जब 2 वेव सुपरपोज़ करते हैं तो भैया फेज़ डिफरेंस जो आता है ना आपका वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, जो हम सर्किट पढ़ते थे कभी पता नहीं कौन-कौन से शायद एलसीआर सर्किट हुआ करते थे। हाँ, तो समझ गए होंगे, ठीक है? अब समझ गए ना कि भैया ग्रिड पैटर्न क्या होता है, ओके। अब आपको देखने को मिलेगा दूसरा क्या समझना है, बाय डायरेक्शनल चार्जिंग। आपको पता है कि भैया जब से ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, ईवीएम की इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स की बात हो रही है जब से, तो जब से हमें पता है कि भैया इनके अंदर जो बैटरी लगती है वो कहीं न कहीं लिथियम बैटरीज़ देखने को मिलती हैं, जिनकी आप पावर देखोगे तो बहुत अच्छी पावर देखने को मिलती है ना? बहुत मतलब बेहतरीन तरीके की ये देखने को मिलती हैं, जो कहीं न कहीं बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी तरीके से देती हैं। और इनका यूज़ अभी एक्सटेंसिव तरीके से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भैया ये कहीं न कहीं कोल और पेट्रोल को खपत को कम कर देती हैं। ओके भैया। अब इसमें क्या था, अभी तक इसमें था भैया यूनी चार्जिंग। यूनी चार्जिंग मतलब एक तरह से चार्ज होती थी, क्या? कि भैया इलेक्ट्रिसिटी को ये लेती थी और अपनी गाड़ी के अंदर बैटरीज़ में स्टोर कर लेती थी। लेकिन जो अब की ईवीज़ हैं उसमें आपको बाय डायरेक्शनल चार्जिंग देखने को मिलेगी। मतलब कि भैया अगर आपने कोई सॉकेट लगाया, सॉकेट लगाने के बाद आपने बैटरी चार्ज की और भैया ये बैटरी जो चार्ज हुई बैटरी है, इससे आप दोबारा से पावर ग्रिड में एनर्जी दे सकते हो। अभी तक क्या होता था, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने भैया ये लैपटॉप है, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, है ना, उसको स्विच के थ्रू मतलब चार्जर के थ्रू मैंने इसको लैपटॉप को चार्ज किया। ओके भैया। अब मैं वापस ये नहीं कर सकता कि यार मैं बैटरी से लैपटॉप की बैटरी उठा के मैं दोबारा से उसमें लगा दूं, ठीक है? समझ पा रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैं कि यार मैंने मतलब जो लैपटॉप की बैटरी है वो उठा के दोबारा से मैं पावर ग्रिड में डाल दूं। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल दूसरी चीज क्या है कि यार इस लैपटॉप की एनर्जी को मैं किसी और दूसरे काम के लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे इस लैपटॉप की बैटरी से मैंने पेनटैब लगा रखा है तो ये पेनटैब हो रहा है, लेकिन वापस मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि पेनटैब की एनर्जी में उठा के दोबारा से लैपटॉप में डाल दूं, है ना? या फिर लैपटॉप की एनर्जी उठा के पावर ग्रिड में डाल दूं। ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना, समझ पा रहे होगे? अब जो वाई डायरेक्शनल जो चार्जिंग स्टार्ट हुई है उसका मेन रूल यही है भैया, वो इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ जिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, उसी सोर्स ऑफ एनर्जी को अब आप कंज्यूम्ड एनर्जी को वापस कर सकते हो। कैसे? जैसे सपोज करो आपने एनर्जी ली, ठीक है, आपने सुबह सुबह भैया बैटरी चार्ज की, बैटरी चार्ज करने के साथ क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज की। ओके भैया, इलेक्ट्रिसिटी से जब आपने बैटरी चार्ज की तो उसके बाद क्या हुआ, आपकी बैटरी चार्ज हुई। अब आप क्या कर सकते हो भैया, इस चार्ज हुई बैटरी को दोबारा से इस पावर ग्रिड को दे सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज सो यूनिक। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि V2G टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अलग क्यों है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है बाय डायरेक्शनल चार्जिंग द ईवीज बैटरीज कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब ये चार्ज भी हो सकते हैं, डिस्चार्ज भी हो सकती हैं। आगे देखने को मिलेगा। अब ये होती क्यों है, ये इसलिए होती है जिससे ये बैलेंस कर पाए, बैलेंसिंग पावर सप्लाई एंड डिमांड। पावर सप्लाई एंड डिमांड, वही मैंने बोला ना कि ये जितनी डिमांड है उतनी ही
मतलब जितनी सप्लाई उतनी ही डिमांड, क्योंकि अगर दोनों के बीच में अगर आपको रेशियो चेंज होता हुआ देखने को मिला, अगर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफार्मर फूके हुए या फिर वायर टूटी हुई देखने को मिलेगी। सो अब क्या है कि भैया अनयूज्ड एनर्जी को, क्योंकि अब देखो आपके पास बाई डायरेक्शनल चार्जिंग है, तो जो एनर्जी बैटरी में अनयूज्ड रह गई, जो कि कंज्यूम नहीं हुई है, उस अनयूज्ड एनर्जी को फ्रॉम द ईवी कैन बी सेंड टू द ग्रिड व्हेन डिमांड इज हाई। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो तो भैया आप उस अनयूज्ड बैटरी को ग्रिड में दोबारा से ट्रांसफर कर सकते हो। और इससे क्या होगा, इससे एड मिलेगी ग्रिड को, क्योंकि देखो ग्रिड में एकदम से पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, लेकिन इतनी एनर्जी हम जनरेट तो नहीं कर पाते। वही एग्जांपल लो, गर्मियों की बात चल रही है भैया, गर्मियों में क्या होता है, एकदम से पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, लेकिन जो सोर्सेस से एनर्जी आ रही थी वो तो लिमिटेड वोल्टेज और लिमिटेड फ्रिक्वेंसी पे आ रही थी। अब होता क्या है कि भैया इस टाइम पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर एड करने लगे उस ग्रिड को, उस ग्रिड पैटर्न को अगर एड करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो एड पैटर्न आगे जाके आपको एक बेनिफिशियल करे, आपको एक बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि वो अगर ग्रिड को अगर एड कर पाएंगे, तो जो आपको ट्रांसफार्मर फूके हुए देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि इन बैटरीज में वो एनर्जी अनयूज्ड थी, तो वो अनयूज्ड एनर्जी ने यहाँ पे सपोर्ट किया, ठीक है। तो ऐसा कोई एनर्जी लॉस भी देखने को नहीं मिले, मतलब एनर्जी लॉस तो होंगे ऑब्वियसली, फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी आप कंप्लीटली ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस देखने को मिलेंगे, बट इतने हैवी मैसिव स्केल पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो V2G टेक्नोलॉजी हेल्प्स बैलेंस द ग्रिड एंड सपोर्ट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ठीक है। होप तो समझ गए होगे। अभी भी लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा कि भैया यार समझ में नहीं आया, एक बात मेरे को बहुत जोर से मतलब चुभ रही है, दैट इज कि भैया सपोज करो ये बैटरी थी, ठीक है। ये बैटरी भैया मेरी बैटरी थी, इसको मैंने चार्ज किया, इस बैटरी को भैया चार्ज करने के बाद मैंने इसका सपोज करो 80% यूटिलाइजेशन कर लिया, ओके भैया 80% यूटिलाइजेशन कर लिया, मेरे पास 20% एनर्जी बची थी। लेकिन भैया जब मैं कल चलाऊंगा ना, तो मैं इस कल चलाने में मैं इस 20% बैटरी का यूटिलाइजेशन कर लूंगा। तो फिर भैया इसमें पावर ग्रिड को दोबारा से क्यों डालूं, इसको पावर ग्रिड में डालूं, फिर ये भैया मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर मैं इसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो भैया ऐसा इसके क्या बेनिफिट है, मतलब मेरे को ये कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा जमी नहीं, ठीक है। जब मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं यार मेरे माइंड में तो ये डाउट था, मेरे माइंड में बहुत बड़ा डाउट था। जब लेकिन मैंने इससे रिलेटेड और ज़्यादा रिसर्च किया, तो अभी मेरे को समझ में आया कि भैया ये जो टेक्नोलॉजी हम ये बना रहे हैं, जो आप इस आर्टिकल में देख पाओगे, ठीक है। हालांकि इसमें बता दूं, ये जो इस आर्टिकल में मेंशन था, उसी टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन था। अलॉन्ग विद दिस ये देखा जाए तो ये जो आईआईटी बॉम्बे है, और जो आपको केरला का स्टेट पावर बोर्ड देखने को मिलेगा, पावर जो स्टेशन है वहाँ के केरला स्टेट के, उन दोनों के बीच में भी ज्वाइंट वेंचर करते हुए एक कमेटी टाइप बनाई गई है, ठीक है, जो इस पर भी वर्क करेगी। अगर ये चीजें सक्सेसफुल होती हैं, तो इंडिया में मैसिव स्केल पे देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, आप देखो तो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में ये पहले से ही टेक्नोलॉजी है, ये देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि भैया ये जो चीज आपको जो खल लगी थी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको चीज समझ में नहीं आई थी, वो भी एग्जैक्टली था क्या, ठीक है। देखो ये भैया जो ईवीजी टेक्नोलॉजी है ना, इसका मेन मोटिव ये है कि जैसे आपने देखा कोई भैया ऑफिस का वर्क था, ठीक है, आप बीइंग एज अ मैनेजर हो, आप सपोज करो किसी कंपनी में आप मैनेजर हो, आप गए भैया, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मैनेजर हो, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत बड़ी पोस्ट, आप ठीक ठाक मैनेजर हो तब भी आपके पास होगी, क्योंकि अफोर्डेबल्स होते जा रहे हैं धीमे धीमे, ओके भैया। तो आप भैया अपने ऑफिस में गए, आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को पार्क किया, आप वापस आए, ओके भैया। अब यहाँ पे है क्या भैया, अब यहाँ पे हमें देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्योंकि खत्म हो गए हैं, ठीक है, आप समझो कि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी खत्म हो गया, हम उसका यूज ही नहीं कर सकते। अब देखा क्या भैया, सुबह के टाइम पे क्या होता है भैया, सोलर पावर। अब देखो सोलर पावर, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, आपके पास सोलर पैनल्स से आपने सोलर पावर मतलब सोलर एनर्जी का यूज किया, एंड सोलर एनर्जी के थ्रू आपने अपनी बैटरीज को चार्ज किया, जो आपको आपकी कार में देखने को मिली, ओके भैया। पूरे दिन भैया वो बैटरीज चार्ज हुई, ओके भैया। अब वो बैटरी की अब रात के टाइम पे क्या होता है, जब आप रात के टाइम पे जब आपने वापस ऑफिस से घर जा रहे थे, तो भैया आपने उसी एनर्जी का यूज किया जो आपकी बैटरी में स्टोर थी, उस एनर्जी के थ्रू आप घर गए, ओके भैया। अब आप जब घर गए, तो आपके पास रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं, सॉरी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो है नहीं, आपके पास सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। आपने क्या किया भैया, उसी बैटरी का यूज करते हुए अपने घर की पूरी लाइट जला ली, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, ओके भैया, जला ली भैया। अभी भी मान के चलो, अगर आपने वो घर की लाइट नहीं भी जलाई, तो भैया आपने क्या किया, एक पावर ग्रिड था आपके यहाँ पे, एक पावर ग्रिड है, उसको आपने सप्लाई कर दी। अभी ये क्योंकि अभी नया नया मॉडल है, तो हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो ऐसा पॉसिबल है, एंड वहाँ पे हो भी रहा है, एंड लोग देते भी हैं। आप एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया देंगे क्यों, क्योंकि भैया यूरोपियन कंट्रीज में जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और वो अगर पावर ग्रिड को दोबारा सप्लाई देते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स देखने को मिलते हैं, मतलब उनको भैया पैसा वापस मिलता है। अब आप समझो मेरे पास एक व्हीकल है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैंने भैया उसको सोलर एनर्जी से चार्ज किया, मेरा क्या उसमें कोई रुपया लगा, बिल्कुल नहीं लगा भाई, सूर्य भगवान ने उसको चार्ज कर दिया, ओके। जब उसको सूर्य भगवान ने चार्ज कर दिया, मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मेरी घर की एनर्जी नीड मैंने फुलफिल कर ली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज होती हैं, वो आपके इन्वर्टर, जो आप घर पे अपने इन्वर्टर देखते हो, उसकी 10 टाइम्स इवन 12 टाइम्स जो मतलब देखने को मिलती है, उनके अंदर पावर स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो आपकी घर पे देखने को मिलती है, वो आपको लेड एसिड बैटरी देखने को मिलती है, ओके भैया, जिसमें आप पानी डालते हो इन्वर्टर में, ठीक है, और ये होती है लिथियम बैटरी।
तो कहीं ना कहीं आपको पावर कंजम्पशन, जो पावर मतलब स्टोरेज है, वो 10 to 12 टाइम्स देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी बैटरीज भी बहुत हैवी हैवी तरीके से देखने को मिलती हैं। ओके भैया। और ई रिक्शा अगर आप देखते हो तो यार, ई रिक्शा में आपने देखा होगा कि जो आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, वैसी शायद 2 बैटरी लगती है उसमें, वो भी लेड एसिड बैटरी ही होती है। तो समझ पा रहे होगे। अब भैया जब ये आपके पास हैवी स्टोरेज में आपके पास जब बैटरीज हैं, तो भैया इसका यूज़ कैसे होता है? इसका देखो कितनी तरीके से यूज़ होता है। कैसे? कि भैया जो आपकी जो ये सबसे पहले क्या करता है कि भैया बैलेंस करता है पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड को बैलेंस कैसे करता है, मैंने आपको बताया कि भैया वही आउटपुट और डिमांड का काम है। मतलब जितनी पावर सप्लाई होगी, जितनी डिमांड होगी, एंड मस्ट बी ऑलवेज बी इक्वल। जितनी भी आप पावर सप्लाई कर रहे हो, जितनी डिमांड है, वो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज डिफरेंस को आपको मेंटेन करना होता है। इफ डिमांड इंक्रीज कर जाती है सडनली, लाइक इन द इवनिंग व्हेन द एवरीवन स्विचेस ऑन देयर एसी लाइट्स एंड द टीवी, जब कभी एनर्जी एकदम धड़ल्ले से बढ़ जाती है, जब हाँ जहाँ पे सब कोई एसी, अपनी लाइट्स, टीवी सब कुछ यूज कर रहा होता है, एंड द सप्लाई इज लो, और जबकि सप्लाई लो होती है, तो आप ग्रिड को कोलैप्स करने से रोक सकते हो, और देयर कैन बी अ ब्लैकआउट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ग्रिड या तो कोलैप्स हो सकता है या फिर ब्लैकआउट हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पे आप एट सच टाइम, अगर आप इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द ईवी बैटरीज कैन हेल्प कीप द होल सिटी स्टेबल। लेकिन अगर आप अपनी ईवी से अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप ग्रिड पैटर्न को अगर इनिशिएट कर दो, उसको मतलब थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो कहीं ना कहीं पूरे जो शहर की बिजली खराब होने से बच सकती है। ठीक है। और ये क्योंकि एक मैसिव स्केल पे होगा, ऐसा थोड़ी है कि भैया पूरे के पूरे शहर में सिर्फ आपके पास ईवी होगी। ठीक है, ये कई लोगों के पास होगी। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा डेट इज भैया, कि भैया ओनर अर्न करते हैं मनी से। जैसे अगर आपने पावर ग्रिड को सप्लाई दी, तो कहीं ना कहीं आपको इसका कुछ मनी बैक भी देखने को मिलता है। मनी बैक मतलब इन काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, इन काइंड ऑफ सब्सिडी आपको कुछ देखने को मिलती है। सपोर्ट करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे आपको जब अब दोबारा से एनर्जी चाहिए होगी, तो भैया आप सुबह फिर क्या करोगे, आपको कल फिर आपको ये सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको क्या देखने को मिलता है, स्मार्ट यूज देखने को मिलता है ऑफ द आइडियल बैटरीज, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज होती है, उनके अंदर इतनी भैया कैपेबिलिटीज हो सकती है, होती है, वो कह सकती है, होती ही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक स्मार्ट यूज, मतलब जो बोलते हैं ना एक्सटेंसिव यूज ऑफ एनी डिवाइस, वो देखने को मिलता है फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है। तो अब देखो भैया, अब आप दोनों पॉइंट को इंटीग्रेट करके देखो। जहां जहां कोयल की हमें दिक्कत थी, तो उन कोयल की और वैसी दिक्कत को, मतलब रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अगर हमें अकोमोडेट करना है और उनको अगर ठीक करना है, तो हमारे पास वहां पे भी बेहतरीन 2 से 3 पॉइंट देखने को मिले, जिनका यूज करते हुए हम उन सारी चीजों को भी टैकल कर सकते हैं। एंड वहीं पे हमें यहाँ पे, जहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को के साथ भी दिक्कत थी ना, क्योंकि देखो दिक्कत दोनों के साथ है, नॉन रिन्यूएबल के साथ भी है और रिन्यूएबल के साथ भी है। स्टार्टिंग में मैंने बताया, दोनों एनर्जी के बारे में बताया, दोनों की प्रॉब्लम्स बताई। अब दोनों की प्रॉब्लम्स को कैसे अकोमोडेट करना है और कैसे उनके रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, एंड वो सॉल्यूशंस बताए भैया जो आपके जीडी में जब आप बैठोगे, नो डाउट यार 4 से 5 सॉल्यूशन भाई आपको पता होंगे, नॉर्मल से टॉपिक्स हैं ये। लेकिन मैंने आपको वो सॉल्यूशंस बताए जो जब आप जीडी में बैठोगे ना, तो सिर्फ यू आर द ओनली वन हु आर टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स। ठीक है। अब देखो आगे भैया, ये जो सारी चीजें थी, ये आपको पत्रिका में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। पत्रिका भाई डिजाइन ही इस तरीके से होती है कि उसमें सब कुछ कवर्ड होता है, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, मतलब आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। ठीक है। आपको नेशनल की पहली न्यूज़ देखने को मिलेगी, एंड वहीं पे एडिटोरियल में आपको सेम न्यूज़ देखने को मिलेगी जो हमने अभी ईवी वाली की थी। ठीक है। जो आपको सॉरी ईवी बोल रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली V2G है ना, व्हीकल्स टू ग्रेड वाली जो कंप्लीट देखने को मिली थी, वो वही है। ठीक है। एंड ये आपको देखने को मिलेगी, दोनों भैया 18 के ही पत्रिका में इन्वॉल्व है पहले से। ठीक है। अगर आपसे भैया अगर जैसे आप चाहते हो कि भैया इसी तरीके के एडिटोरियल से आप और पढ़ पाओ और से ज़्यादा सीख पाओ, तो इस तरीके के इनिशिएटिव को हमने एक नाम दिया है, डेट इज भैया प्राइम पत्रिका। ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ज्वाइन करना है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हेल्पफुल है जो समझ नहीं पाते कि भैया पत्रिका में लिखा क्या है। ठीक है। जो न्यू लोग हैं, जो चीज़ों को अभी ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनिशिएट करने के लिए आप हमारी पत्रिका प्राइम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको देखने को मिलता है ना। एंड यहाँ पे हम वीकली जितनी भी पत्रिका के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, उन सारी के सारी वीकली बेसिस पे हम कवर करते हैं। अलग विद जो भी हमें, जैसे ये एक मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो इसलिए ही था क्योंकि काफ़ी टाइम से डिमांड आ रहा था कि भैया एक जो आप मेंबरशिप की वीडियो होता है ना, उसको एक पब्लिक करके दिखाइए, सो डेट हम समझ पाएंगे क्या कंटेंट आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो ये वीडियो जस्ट उसी लिए था। एंड बाकी भैया इसी तरीके के एडिटोरियल्स आप देखोगे तो आपको मेंबरशिप वाले, मतलब जो मेंबर्स वीडियो होती हैं, उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे उस तरीके के 2-3 आर्टिकल्स अभी डले हुए हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन भाई। बाकी वीडियो कैसा लगा यार कमेंट कर देना एक बार। ठीक है। बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है।